सो फाइनली स्टूडेंट, आज जो हम चैप्टर कर रहे हैं वो है हमारा क्लास 12 सोशियोलॉजी की सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है सामाजिक आंदोलन यानी कि सोशल मूवमेंट के बारे में। देखिए क्या है कि जो आपका सिलेबस आया है रिवाइज्ड होके 2020 और 21 सेशन के लिए, तो उसके अंदर आपका चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 कंप्लीटली डिलीटेड कर दिया गया है। इसलिए मैंने 5वें लेसन के बाद डायरेक्ट ही 8वां लेसन बनाया, जो कि आपकी सेकंड बुक का लास्ट चैप्टर है। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जरूर आई बटन और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, सिलेबस के रिगार्डिंग मैंने वीडियो डाल रखी है, आप देखिए, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं हर लेसन में आप बच्चों को बताता हूँ, कहीं आपकी कंफ्यूजन ना रहे, तो ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं इस चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो आपको जल्दी देखने को मिलेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में, या यूं कहा जाए कंटेंट के बारे में कि इस लेसन के अंदर आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जैसा कि इस चैप्टर का नाम है सामाजिक आंदोलन यानी कि सोशल मूवमेंट। तो ऑब्वियसली इस चैप्टर के अंदर हमें आंदोलनों के बारे में जानने को मिलेगा। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, अधिकारों का महत्व और उनका संघर्ष। अब देखिए ये जो टॉपिक है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको इंट्रोडक्शन समझने के लिए कि सामाजिक आंदोलन किस प्रकार से हमें क्या करते हैं, महत्व प्रदान करते हैं यानी इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इसी टॉपिक से आपके सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि सामाजिक आंदोलन की क्या भूमिका होती है, इसके क्या लक्षण होते हैं, और आंदोलन जो हुए जितने भी हमारे पास्ट में यानी हमारे इतिहास में, उनसे क्या क्या हमें चेंजेस देखने को मिले हैं, और नए आंदोलन और पुराने आंदोलनों में क्या डिफरेंट पाया जाता है। साथ हम ये भी जानेंगे कि भारत के अंदर जो सामाजिक सुधार आंदोलन हुए थे वो क्यों चलाए गए थे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और साइड में आप देख सकते हैं सामाजिक आंदोलनों के प्रकार के बारे में, जो कि आपका सेकंड पार्ट में देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर हम सिर्फ यही डिस्कस करेंगे कि जो आंदोलन है वो किस किस प्रकार के हुए हैं, जो आपका मटेरियल एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, ठीक है ना। तो यही सारा दे रखा है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 1 से ही अपने टॉपिक्स के बारे में। पहला जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्या होते हैं सामाजिक आंदोलन। देखिए चैप्टर का नाम ही यही है, तो आपको इसके बारे में जानना तो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। देखिए मैं एक शॉर्ट तरीके से आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। देखिए हमें वोट डालने का भारत के अंदर अधिकार है 18 साल से ऊपर का। तो क्या आप समझते हैं कि ये हमें आसानी से यूँ ही मिल गया? आज हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है यानी कि मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का, समानता का, शोषण के विरुद्ध, धर्म की आज़ादी का, ये ऐसे बहुत सारे हमारे पास क्या है, अधिकार है। और भी हमें जैसे उपभोक्ता संरक्षण अधिकार भी प्राप्त है, और ऐसे बहुत अधिकार है जो हमें अलग अलग कैटेगरी में काम आते हैं। तो क्या आप ये समझते हैं कि आपको ये ऐसे ही फ्री फंड में मिल गए? नहीं, इसके पीछे जो है वो है हमसे पहले जो इंसान थे उनका स्ट्रगल यानी उनका संघर्ष, कि उन्होंने किस प्रकार से इन अधिकारों को प्राप्त किया जो कि आज हमें आसान तरीके से मिल जाते हैं। तो ये सारा जो रीज़न कहलाता है पीछे का क्या, सामाजिक आंदोलन। तो एक छोटी सी मैंने आपको ब्रीफ में समझाया कि सामाजिक आंदोलन के पीछे जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है। आज जो हमें चीज़ आसानी से मिल रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं ज़्यादा बड़ी क्या है, मेहनत लगी थी, ठीक है ना। तो आइए जानते हैं इसी के बारे में स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसका इंट्रो यानी भूमिका के बारे में। तो देखिए वह आंदोलन जो एक सामूहिक तौर पर यानी एक ग्रुप वाइज चलता हो, और ये व्यक्तियों और संगठनों के रूप में अनौपचारिक यानी अनौपचारिक क्या होता है, अनऑफिशियल तरीके से समूह होते हैं। तो आप भी जानते हैं कि जब आंदोलन की बात आती है सामाजिक आंदोलन की, तो इसके अंदर व्यक्तियों का जमावड़ा देखने को मिलता है, यानी कि वह इकट्ठे होते हैं और किसी एक चीज को पाने के लिए वह आंदोलन छेड़ देते हैं। और ये आंदोलन क्या होता है, अनौपचारिक रूप से बनाए जाते हैं। और इसका उद्देश्य क्या होता है यानी एम क्या होता है, किस चीज के लिए आंदोलन बनाए जाते हैं। तो देखिए किसी विशेष या फिर विशिष्ट यानी स्पेशल जो इशू है, जो विशिष्ट मुद्दे हैं उनके ऊपर केंद्रित होता है। अब वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे पुराने समय की अगर बात की जाए तो आपने देखा होगा कि भारत के अंदर बहुत सारी क्या थी, कुप्रथाएं फैली हुई थी। उदाहरण के तौर पर जैसे बाल विवाह हो गया, सती प्रथा हो गया, विधवा पुनर्विवाह हो गया। तो ये सारी कुप्रथाएं थी, इन्हें क्या करना था, एक तरीके से खत्म करना था। तो इसलिए इनका एक उद्देश्य होता है किसी न किसी
मुद्दे के ऊपर। अगर अर्थ के अकॉर्डिंग अगर डायरेक्ट सिंपल भाषा में बात की जाए सामाजिक आंदोलन के बारे में, तो देखिए सामाजिक आंदोलन समाज को एक आकार देते हैं और समाज में परिवर्तन लाना यानी कि चेंजेस लाना ही इनका मुख्य उद्देश्य होता है। तो यही सामाजिक आंदोलन का एग्जैक्ट मीनिंग है। अगर इसकी विशेषताओं के बारे में बात की जाए तो ये क्या होते हैं, समाज के विरोधी होते हैं, यानी समाज में जो चीज़ इम्प्लीमेंट की गई यानी अमल की गई, अगर लोगों को वह पसंद नहीं आती तो वह क्या करते हैं, उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ते हैं। तो इस कारण क्या कहलाते हैं, ये समाज विरोधी आंदोलन कहलाते हैं कि यह एक नियोजित आधार पर बनते हैं। कहने का मतलब एक प्लान के तौर पे। अब देखिए सती प्रथा आंदोलन, ठीक है ना, विधवा पुनर्विवाह, ये ऐसे मुंह उठा के तो बन नहीं गए थे। तो इसके पीछे क्या था, समाज के अंदर फैली कुप्रथाएं थी, उन्हें खत्म करना था। तो इसलिए प्लान के तौर पे इन चीजों को क्या किया गया, खत्म किया गया। और किसी ना किसी लक्ष्य को ये पूरा करने के लिए ही होते हैं, यानी जो चीज गलत है ना उसे पूरी तरीके से खत्म करने के ऊपर बात होती है। और इस आंदोलन के पीछे सफलता और असफलता दोनों होती है। तो ये था सामाजिक आंदोलनों के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन। तो आई होप आपको हर एक अच्छे तरीके से अब समझ आ चुकी होगी। आगे हम जानते हैं सामाजिक आंदोलनों के लक्षणों के बारे में, यानी कि साइन ऑफ सोशल मूवमेंट, या फिर ऐसे भी आ सकता है कॉम्पोनेंट ऑफ सोशल मूवमेंट के बारे में। देखिए क्या बात की जा रही है। तो सबसे पहले कि सामाजिक आंदोलन का संगठन है, यानी कि ऑर्गेनाइज होना क्या होता है, काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। दूसरा है कि ये संगठन नेतृत्व और संरचना के आधार पर होते हैं और इसके अंदर सामाजिक परिवर्तन लाना क्या होता है, जरूरी होता है। और उसी के साथ संगठन में भाग लेने वाले लोगों के जो उद्देश्य और विचारधारा है, यानी कि जो उनके एम है और जो उनके थॉट है, वो क्या होते हैं, उनके बीच समानता पाई जाती है, यानी कि इक्वालिटी पाई जाती है। और निरंतर लंबे समय तक सामूहिक गतिविधियों की इन आंदोलनों में क्या होती है, आवश्यकता होती है। यानी कि आज शुरू करा और कल खत्म कर दिया तो ये कोई आंदोलन हुआ ही नहीं, यानी एक लंबा संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है ना। जन आंदोलन यानी कि जिसके अंदर सभी जनता जुड़ती है। तो जन आंदोलन किसी जनहित के मामले में चेंजेस लाना यानी कि परिवर्तन लाने के लिए होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आदिवासियों का जंगल पर अधिकार, विस्थापित लोगों का पुनर्वास। तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जो कि किसी न किसी चीज में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। और आगे क्या बात हो रही है कि सामाजिक आंदोलन के विरोध में प्रतिरोध आंदोलन भी जन्म लेते हैं। जैसे सती प्रथा के विरोध आंदोलन के खिलाफ धर्म सभा बनी, जिसने अंग्रेजों से सती प्रथा खत्म करने के विरुद्ध कानून बनाने की मांग करी। तो कहने का मतलब यही है कि जब एक तबका क्या होता है, किसी चीज को खत्म करने की कोशिश करता है तो वो हो गया अगेंस्ट वाली बात, और उसी के फेवर में भी दूसरा तबका खड़ा हो जाता है। अब हम जानते हैं सामाजिक आंदोलनों के प्रकार के बारे में। देखिए ये वाले जो प्रकार है ना, वो ये बता रहे हैं कि जो सामाजिक आंदोलन होते हैं उनके जो टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से प्रकार की होती है। और इन्हीं टाइप्स के अंदर जो आंदोलन हुए हैं उसी के बारे में हम अपने चैप्टर नंबर 8 के सेकंड पार्ट में जानेंगे, जो कि पूरा डेडिकेट होगा इन्हीं से रिलेटेड। पहला जो है वो है विशेष सामाजिक आंदोलन, यानी कि स्पेशल सोशल मूवमेंट। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि विशेष सामाजिक आंदोलन। तो देखिए इस आंदोलन के जो उद्देश्य होते हैं वो पहले से ही निर्धारित होते हैं, या फिर यूं कहा जाए संगठित होते हैं। तो इन आंदोलनों का संचालन यानी चलाने के लिए एक एक्सपीरियंस नेता यानी कि जो अनुभवी नेता है उसका हाथ होता है। और विशेष सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत क्रांतिकारी व सुधारवादी आंदोलन जो होते हैं वो मुख्य रूप से जुड़े हुए होते हैं। और क्रांतिकारी और सुधारात्मक आंदोलन के बारे में हम आगे भी जानेंगे। दूसरा क्या कहता है, सामान्य सामाजिक आंदोलन। तो देखिए सामान्य सामाजिक आंदोलन यानी कि जनरल सोशल मूवमेंट। तो इसमें क्या होता है कि ये आंदोलन का जो रिलेशन होता है यानी जो संबंध होता है वो समाज में जो प्रचलित है यानी ऑलरेडी जो चलन में है सांस्कृतिक मूल्यों से होता है। तो इस प्रकार के आंदोलन क्या करते हैं, सांस्कृतिक मूल्य में होने वाले धीरे धीरे जो चेंजेस होते हैं उनके कारण क्या होते हैं, डेवलप होते हैं यानी विकसित होते हैं। क्योंकि इन्हीं आंदोलनों के कारण जो मूल्य है, विचार है, विश्वास है, वह क्या होते हैं शुरुआत में अस्पष्ट होने लग जाते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे कि महिला आंदोलन हो गया, दलित आंदोलन हो गया, वो इस श्रेणी में रखे गए हैं। तीसरा है अभिव्यक्ति आंदोलन। तो अभिव्यक्ति होता है एक्सप्रेसिव, यानी कि कोई अपने विचार प्रकट कर रहा है। जैसे कोई आंदोलन हुआ, अगर वो मुझे नहीं पसंद आया तो मैं उसके अगेंस्ट दूंगा, अगर पसंद आया तो मैं उसके साथ दूंगा। तो मैं का एक्सप्रेस कर रहा हूँ यानी कि अभिव्यक्त कर रहा हूँ उसके बारे में। तो अभिव्यक्ति आंदोलन क्या होते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य किसी भी विषय यानी कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हो जो कि सामूहिक असमिति का प्रतीक के रूप में प्रकट होता है तो वह अभिव्यक्ति आंदोलन कहलाते हैं। चौथा है काल्पनिक आंदोलन, तो यानी कि यूटोपियन मूवमेंट। तो इसमें देखिए क्या होता है
कि ये वो आंदोलन होता है जो ऑलरेडी पहले से किए होते हैं, यानी उनसे हम प्रेरणा लेते हैं। जैसे गांधी जी द्वारा चलाया गया स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन, तो हम जब कभी नया आंदोलन करना चाहते हैं तो हमें प्रेरणा कहाँ से मिलती है? तो हमें प्रेरणा जो हमारे अतीत में आंदोलन थे उनसे मिलती है, कि जैसे जैसे उन्होंने अंग्रेजों को भगाया तो वैसे वैसे हमें भी जो हमारे समाज में फैली बुराइयां उन्हें भगाना पड़ेगा। तो इसलिए इन्हें काल्पनिक आंदोलन का नाम दिया जाता है। अगला है क्रांतिकारी आंदोलन। तो देखिए नाम से पता चलता है रेवोल्यूशनरी, तो किसी चीज में बदलाव लाना। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो समाज में जो ऑलरेडी प्रचलित चीज चल रही है उसे पूरी तरीके से उखाड़ देना और उसकी जगह कोई नई चीज ला देना। वो क्या कहलाती है? क्रांतिकारी आंदोलन कहलाती है। अब ये जो आंदोलन होते हैं वो कौन कौन से टाइप्स के होते हैं? वो अहिंसा वाले भी होते हैं और हिंसा वाले भी होते हैं, यानी जिसमें लड़ाई खून खराबा भी होता है और लड़ाई खून खराबा नहीं भी होता है। और ज्यादातर ये आंदोलन तभी जन्म लेते हैं जब समाज के अंदर असंतोष फैला हो, यानी कि समाज में जो प्रक्रिया चल रही है वो ठीक तरीके से नहीं चल पा रही हो। और अगला है सुधारात्मक आंदोलन। तो इसके नाम से पता चलता है कि रिफॉर्मेटिव, कहने का मतलब कि समाज के अंदर कोई ऐसी एक बुराई चल रही है जिसे कि उसे ठीक करना है, उसके अंदर सुधार करना है। इसका बेस्ट एग्जांपल यही है कि जैसे हमारे अतीत में यानी हमारे इतिहास में क्या था, जैसे सती प्रथा होगी, बाल विवाह हो गया, विधवा पुनर्विवाह हो गया, तो ये चीजें क्या थी? गलत तरीके से फैली हुई थी। तो इसी के अंदर सुधारात्मक आंदोलन चलाया गया ताकि इन्हें खत्म किया जा सके। लास्ट जो टाइप्स है वो है प्रतिदिनात्मक आंदोलन, यानी कि रिफ्लेक्टिव मूवमेंट। तो देखिए इस सामाजिक आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह व्यक्तिगत चेतना और उनकी गतिविधियों से डायरेक्ट तरीके से जुड़ा होता है। कहने का मतलब ये उन चीजों में परिवर्तन लाना चाहते हैं जो व्यक्तिगत तौर पे जुड़ी होती है। उदाहरण के तौर पे जैसे हमारा अगर इतिहास की बात की जाए तो इतिहास में क्या था, प्राचीन टाइम में वर्ण व्यवस्था काफी फेमस हुआ करती थी, यानी जो ब्राह्मण जाति में था वो पहले स्थान में था समाज के अकॉर्डिंग, और जो शूद्र जाति में पैदा होता था वो चौथे स्थान पे था, यानी कब सबसे निचले स्थान पे। फिर चाहे उन दोनों में कितनी भी काबिलियत क्यों ना हो, वे अपने जन्म के आधार पर ही जाने जाएंगे। तो इसलिए इस व्यक्तिगत चेतना को बदलाव लाना क्या होता है? प्रतिदिनात्मक आंदोलन यानी रिफ्लेक्टिव मूवमेंट कहलाया जाता है। तो ये थे आपके सामाजिक आंदोलनों के प्रकार, जो कि अलग अलग कैटेगरीज वाइज मैंने आपको बता दिए। तो आई होप कि आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ चुके होंगे। आगे जो हम टॉपिक पढ़ते हैं वो ये है कि सामाजिक आंदोलनों से भारतीय समाज में जो जो चेंजेस है वो कौन कौन से थे, उन्हीं के बारे में हमें चर्चा करनी है। तो आइए जानते हैं उन्हीं के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सती प्रथा का अंत के बारे में, जो कि 1829 के अधिनियम एक्ट के अकॉर्डिंग किया गया था, यानी कि एंड ऑफ द सती सिस्टम। तो सबसे पहले सती प्रथा का मतलब क्या होता है आप में से बहुत बच्चे जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए भी। तो देखिए क्या होता था प्राचीन टाइम में, जब किसी औरत का पति मर जाता था तो समाज वाले उससे ये अपेक्षा रखते थे उस औरत से कि या तो वह खुद ही सती हो जाए, यानी कि आग में जल जाए क्योंकि उसका पति मर गया, या तो गांव वाले उसे जबरदस्ती उस आग में धकेल दिया जाते थे। तो कितनी खराब प्रथा थी। तो इसीलिए क्या हुआ, सामाजिक आंदोलनों ने क्या किया, इस प्रथा को खत्म करने का प्रयास किया। 1829 के अधिनियम के तहत जब इसे पास कर दिया गया था और ये कह दिया गया था कि सती प्रथा गैर कानूनी घोषित कर दी गई है, यानी कि इस प्रथा का अंत हो गया। दूसरा क्या था, बाल विवाह का खात्मा, एंड ऑफ द चाइल्ड मैरिज। तो देखिए क्या था प्राचीन टाइम में कि जब बच्चा या बच्ची 4 या 5 साल के होते थे तो उनका बचपन में ही क्या कर दी जाती थी, शादी कर दी जाती थी। तो इसे ही बाल विवाह कहा जाता था, यानी कि उम्र से पहले ही बच्चों की शादी कर देना, यानी अभी उनके अंदर समझ तक नहीं है और उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे देना। तो ये क्या था, उस समय समाज में काफी ज्यादा प्रचलित था। तो इसलिए सामाजिक आंदोलनों में से ये भी माना जाता है कि जब लोगों ने बाल विवाह को खत्म कराया तो ये भी भारतीय समाज के अंदर एक परिवर्तन की राह पे ले गया, यानी कि लोगों ने इस चीज को गलत समझा कि बाल विवाह सही नहीं है। तो इसलिए उन्होंने आंदोलन चलाया और बाल विवाह को खत्म किया। तो क्या था कि 1860 में ब्रिटिश सरकार द्वारा कानून बनाया गया, 10 साल इसकी निश्चित आयु कर दी गई। आज के समय में कितनी है आप कमेंट करके बताइएगा, लड़कियों की कितनी है और लड़कों की कितनी है शादी के लिए, ठीक है ना। और उसके बाद है तीसरा, विधवा पुनर्विवाह। तो देखिए विधवा पुनर्विवाह में क्या होता था कि जब किसी औरत का पति मर जाता था तो उसे दूसरी शादी करने का अधिकार नहीं होता था, क्योंकि उसे विधवा बन के रहना पूरी जिंदगी। लेकिन आज के टाइम में आप ये देख सकते हैं, जो विधवा जब हो जाती है औरत, यानी जब किसी का पति मर जाता है तो वह दूसरी शादी कर सकती है। ये हमारे संविधान में भी कानून दिया गया, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। तो विधवा पुनर्विवाह को भी लाया गया सामाजिक आंदोलन के अंदर। ये भी भारतीय समाज में एक परिवर्तन देखने को मिला।
तो इसमें क्या था कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पास कर दिया गया और विधवाओं को दोबारा से विवाह करने की इजाजत मिल गई ताकि वे अपनी जिंदगी आराम से जीने का अधिकार उन्हें मिल सके। चौथा है पर्दा प्रथा की समाप्ति यानी एंड ऑफ द पर्दा सिस्टम। तो देखिए इसमें क्या है कि मुस्लिम समाज के अंदर क्या होता है कि पर्दा प्रथा काफ़ी प्रचलित है यानी फेमस रही है। तो इसमें क्या होता है कि औरतों को हमेशा पर्दे के पीछे रहना पड़ता था, वह कहीं भी आ और जा नहीं सकती थी और ये प्रथा धीरे धीरे भारत में बहुत जगह तक फैल गई थी। बड़े बड़े जो समाज सुधारक थे उन्होंने भी पर्दा प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और यहाँ पे एक मुस्लिम समाज सुधारक भी थे जिनका नाम था सर सैयद अहमद खां। तो इन्होंने पर्दा प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई और इस तरह धीरे धीरे पर्दा प्रथा भी कम होने लगी और आज के समय में मुस्लिम समाज में ये प्रथा जो है वह पूरी तरीके से सामान्य लेवल पे आ चुकी है। लेकिन इसके अंदर आप बच्चों को एक चीज़ ध्यान देनी पड़ती है कि पर्दा प्रथा करना कोई बुरी बात नहीं है। पर्दा प्रथा के अंदर क्या होता है कि औरत अपनी मन मर्जी से पर्दा करती है ताकि वह समाज की नज़रों से बच सके। कहने का मतलब है अपने आप जितना सुरक्षित रखना चाहती है वह रख सकती है। और लास्ट जो पॉइंट है उसका नाम है दहेज प्रथा में बदलाव यानी कि चेंज इन डाउरी सिस्टम। तो देखिए क्या होता है, दहेज माने ये होता है कि जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसके पिता और उसकी माता क्या करते हैं, उस लड़के को जो उसके दामाद होते हैं यानी उस लड़की का जो हस्बैंड होता है उसके घर वालों को या उसे क्या करते हैं, दहेज देते हैं। दहेज में आप जानते ही है कि बहुत सारी चीज़ें होती है, गाड़ी से लेकर बेड से लेकर हर एक घर का सामान एक तरीके से। तो इसे हम क्या कहते हैं, दहेज प्रथा कहते हैं। काफ़ी सामान्य सी बात है, आपको भी पता होगी। तो इसमें ये होता है कि जो बोझ हो जाता है वो किसके ऊपर रहता है, लड़की वालों के ऊपर ज़्यादा आ जाता है। तो इसी बोझ को कम करने के लिए दहेज प्रथा में भी बदलाव किया गया। तो 1961 में भारत सरकार द्वारा, ध्यान दीजिएगा ब्रिटिश नहीं भारत सरकार द्वारा, क्योंकि 1947 के बाद तो भारत आज़ाद हो गया था तो अब शासन भारत सरकार का था। तो भारत सरकार ने 1961 में दहेज लेना क्या कर दिया, गैर कानूनी कर दिया। लेकिन क्या आपको लगता है कि दहेज अब खत्म हो चुका है? नहीं हुआ। वर्तमान समय में काफ़ी ज़्यादा दहेज जा रहा है और लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और लोग दे भी रहे हैं। तो ये था सामाजिक आंदोलनों का भारतीय समाज में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले। तो आई होप आप हर एक टॉपिक अच्छे से अब समझ चुके होंगे। अगला जो टॉपिक है वो इस लेसन के पार्ट 1 का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है कि भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन क्यों चलाए गए थे, यानी इनके पीछे क्या ऐसे इश्यू थे या मुद्दे थे जिनके कारण इन सामाजिक सुधार आंदोलनों को चलाया गया। तो आइए जानते हैं उसी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिमी शिक्षा की यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन की। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के अंदर ब्रिटिश शासन कब से कब तक रहा, लगभग 150 से 200 साल। यानी कि 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत के अंदर स्थापना हुई कोलकाता में, तो क्या हुआ कि धीरे धीरे अंग्रेज क्या हो गए, यहाँ पर आके टिकने लग गए और उन्होंने उपनिवेशीकरण को ज़्यादा बढ़ावा देके पूरे ही भारत को अपना गुलाम बना लिया। और जब वह उन्होंने अपना गुलाम बना लिया तो उन्होंने अपनी शिक्षा को भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, यानी कि यहाँ पे जगह जगह फैलाया। तो इस कारण क्या था कि पश्चिमी शिक्षा भारत के अंदर तेजी से फैलने लगी। तो इसी चीज़ को सुधार करने के लिए सामाजिक सुधार आंदोलन चलाए गए। तो इसमें क्या था कि जो अंग्रेज थे वह भारत का इतिहास मिटाना चाह रहे थे और अपना इतिहास यहाँ पर डालना चाह रहे थे ताकि आने वाली जनरेशन जो बात करे वो किसकी ज़्यादा बात करे, अंग्रेजों की बात ज़्यादा करे। तो इसलिए भारतीय समाज सुधारकों ने आंदोलन का एक कारण ये भी बनाया कि जो पश्चिमी शिक्षा है वो भारत के ऊपर कुछ ज़्यादा ही हावी होती जा रही है और इसे किसी न किसी हालात में कम करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दूसरा है यातायात के साधनों का विकास। अंग्रेज ने भारत में चाहे अपने फायदे के लिए यातायात के साधनों का विकास किया, पर उससे भारतीयों को भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिला और भारतीयों ने इन यातायात के साधनों की वजह से एक दूसरे के आगे आए और एक दूसरे से मिलने लगे। यानी कि एक समाज सुधारक एक जगह है और दूसरा दूसरी है। तो इन्हीं यातायातों के कारण क्या है, वो आपस में काफ़ी क्लोज है। जो बड़े बड़े नेता थे, जैसे उदाहरण के तौर पे महात्मा गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर हो गया, दयानंद सरस्वती हो गया, ज्योतिबा फुले, सर सैयद अहमद खां। आगे क्या है कि पश्चिमी शिक्षा ग्रहण कर चुके भारतीय भी देश के कोने कोने पहुंचे तथा उन लोगों को समझाया कि ये सब जो प्रथाएं हैं उनके फायदे के लिए नहीं बल्कि उनके नुकसान के लिए, जिससे लोगों को यह समझ आने लगा कि असली जड़ क्या चीज़ है। तीसरा है भारतीय प्रेस की शुरुआत यानी कि इंडियन प्रेस। तो देखिए क्या था कि अंग्रेजों के आने के बाद भारत में प्रेस की शुरुआत हुई। तो इससे क्या हुआ कि आंदोलनों के संचालक जो आंदोलनों को रन कर रहे थे, जो चला रहे थे, तो उन्होंने लोगों को समझाने के साथ साथ छोटे छोटे अखबार और पत्रिकाएं भी निकालना शुरू करी ताकि भारतीय जो लोग हैं
इनको पढ़कर समझ सके कि जो हमारे समाज में बुराई है वो किस तरीके से जमी पड़ी है और इनको यहाँ से निकालना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो इस तरह प्रेस की शुरुआत ने भी भारतीयों को यह समझा दिया कि भारत के अंदर जो कुरीति है उसे दूर करना कितना ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। चौथा है मिशनरी का बढ़ता प्रभाव। तो देखिए इसमें क्या है कि जब से अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने ईसाई मशीनरियों को काफ़ी ज़्यादा सहायता देना शुरू करी और अंग्रेज़ों ने इनको आर्थिक सहायता के साथ राजनीतिक सहायता भी देना शुरू करी। और इन मशीनरियों का जो कार्य था वो ईसाई धर्म का प्रचार करना था, यानी कि जगह जगह लोगों के पास ये फैलाना कि जो क्रिश्चियन रिलीजन है यानी कि ईसाई धर्म है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो आप इन्हें अपनाइएगा। और इनके प्रचार करने का तरीका भी काफ़ी अलग था। वह पहले समाज कल्याण का काम करते थे, यानी कि एक समाज को अच्छा बनाते थे और उसके बाद वह लोगों की तकलीफ़ों को दूर करते थे। फिर इनमें से ईसाई धर्म का प्रचार करते थे और धीरे धीरे लोग ईसाई धर्म को अपनाने लग जाते थे। एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करते थे ताकि लोग रिलीजन को अपना ले, कौन से, क्रिश्चियन वाले, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ था कि जो समाज सुधारक थे उनको काफ़ी निराशा देखने को मिली, क्योंकि भारतीय लोग अपना धर्म छोड़कर विदेशी धर्म अपनाने लग जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए भारतीय समाज सुधारकों ने मिशनरियों के प्रभाव से बचाने के लिए समाज सुधारक आंदोलन चलाने शुरू करे और इस तरह ईसाई मशीनरियों का जो प्रभाव था वह इन आंदोलनों की वजह से काफ़ी कम हो गया। और पांचवा है कि बहुत ज़्यादा कुप्रथाएं, सो मैनी इल्स इन इंडियन सोसाइटी। तो अभी हमने इसके बारे में जिक्र किया था कि भारत के अंदर कुप्रथाएं काफ़ी ज़्यादा फैली थी। उदाहरण के तौर पे जैसे हमने अभी बात करी थी सती प्रथा के बारे में, बाल विवाह के बारे में, दहेज प्रथा के, प्रथा प्रथा के बारे में। तो ये सारी जो कुप्रथाएं थी इन्हें भी ख़त्म करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसलिए समाज सुधारक आंदोलन ने ये आंदोलन चलाए ताकि समाज के अंदर फैली इन कुप्रथाओं को दूर किया जा सके या फिर समाज से पूरी तरीके से खत्म कर दिया जा सके। तो इसलिए ये समाज सुधार आंदोलन समाज सुधार को द्वारा चलाए गए। तो यही मैं उम्मीद करता हूँ आप बच्चों से कि आपको हर एक टॉपिक जो भी मैंने अभी अब कराया तो अच्छे तरीके से आपको समझ आ चुके होंगे। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप के बारे में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नोट्स में है, वहीं पे आपको अपलोड कर दूंगा और अपडेट भी आपके लिए देता रहता हूँ कि कब लेसन आएगा कब नहीं आएगा, ठीक है। तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आपके हर एक लाइक कॉमेंट शेयर मेरे को मोटिवेट देते हैं ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकूँ। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे इस चैनल को ताकि आपको आने वाले फ्यूचर में भी अपडेट मिलते रहे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं जल्दी ही मिलूंगा आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।